सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। और राजुल बिटिया को ढेर सारा प्यार और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। बुआ आज तो भाई बाल दिवस है। तो मतलब क्या है? हेलो आजू की हम तो तैयारी से ही नहीं आए हैं। और आपको क्या तैयारी की जरूरत है? अरे भाई अब तुम लोग बच्चे जैसे इतने प्यार से बता रही हो तो ऐसे लग रहा है कि कितना प्यार उड़ेल दें और खुद भी बचपन में चले जाएं। अरे तो सच बात है, एकदम याद ही नहीं रहा। अच्छा बुआ, बचपन में आप क्या करती थी? बचपन में जैसे हम लोग का बचपन तो आपने देखा था। हाँ। और आपका बचपन कैसा था इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारी उम्र के और भी हमारे श्रोता भी हैं, वो भी जरूर बताएंगे। हाँ बिल्कुल। घर घर खेला जाता था। हाँ। और अम्मा की साड़ी लेके पहना जाता था। हाँ। तो इतनी मोटी हो जाती थी पेट पर कि पूछो मत। अब सारी बात अभी नहीं बताएंगे जी, पहले तो विषय बताओ क्या क्या बताना है पहले आज। भाई तो आज क्योंकि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म जयंती भी है और उनकी जयंती को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी। और बधाई भी। और उम्र बचपन के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, हर उम्र में बचपना अपना बनाए रखिए, इस कामना के साथ ढेर सारी बधाई, है ना? हाँ मतलब कि ईश्वर करे आपके अंदर का बच्चा हमेशा जीवित रहे। हाँ यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन विषय बताएंगे राजुल बिटिया, और आगे क्या है? तो आज जो है हम एक बहुत ही खतरनाक समस्या है मधुमेह की, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज है विश्व मधुमेह दिवस जी। और साथ ही है आज सांस्कृतिक संपदा की जो अवैध तस्करी होती है ना बुआ, उसके विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी उसको बचाया जाए कैसे, इस बारे में सजग होने का दिन है। और धारावाहिक का चित्रलेखा भी तो लेकर हाजिर हैं हम लोग। बिल्कुल। और इसके लिए तो बेसब्री से सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं भाई, लेकिन सखी विशेष के बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल नहीं। तो कौन तो है? आज फुटबॉल खेला जाए। फुटबॉलर नंगगुम बाला देवी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। भाई देखो ऐसे ऐसे नाम हम लोग कोशिश करते हैं लेकर हाजिर हों कि हमारे साथियों को, जिनके बारे में बहुत सारों को पता तो हो, लेकिन फिर भी जिनको ना पता हो वो चौंक जाएं कि अरे भाई इनके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता था। तो बात करेंगे बुआ, एक गाना सुन लें। हाँ हाँ।
छोटी छोटी मुट्ठियों में बंद है खुशियाँ, छोटी सी दुनिया हम है दिलों के शहजादे। ना 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 ना। बुआ, ये जो छोटी सी दुनिया है ना, हाँ। जिनको ये लोग कहते हैं कि छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी दुनिया वाले जो हैं वो आगे आने वाले कल का के नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ये बात आज से नहीं बल्कि हमेशा से कही जाती थी और चाचा नेहरू ने ये बात मानी थी, इसीलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बच्चों को वो बहुत प्यार करते थे और बिल्कुल जाहिर है कि जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे भी इसीलिए तो चाचा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो सबसे बातें करते थे। और बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाने का फैसला किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हो चुका था। बाद में ये निर्धारित किया गया कि भाई इनका जन्मदिन मनाया जाए और ये हुआ निर्धारित 1965 को 14 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। दुनिया के लगभग 50 ऐसे देश हैं जो 1 जून को बाल दिवस मनाते हैं, तो वहीं विश्व बाल दिवस के तौर पर 20 नवंबर की तारीख तय की गई है। मतलब अलग अलग जगह पर बच्चों की का खास दिन मनाने का कुछ ना कुछ जरूर रिवाज है जी। और कहा भी क्या है कि बच्चों का जो ये संसार होता है बड़ा ही मतलब मस्त मौला टाइप का होता है। जैसे कहा ना, छोटी सी दुनिया है लेकिन खुशियों से भरी हुई है, उम्मीदों से भरी हुई है। उम्मीदें मतलब उनके भी आंखों में सपने होते हैं और वहीं वो क्या बनेंगे इसके लिए हम भी सपने देखते हैं कि बच्चे क्या बनेंगे, है ना। तो बिल्कुल सपनों ही जैसे होते हैं। इसीलिए बशीर बद्र साहब ने कहा है, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, तो शोख परिंदों की तरह उड़ते रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वैसे चाचा नेहरू के बारे में हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, बच्चे इनको सदा प्यार से चाचा नेहरू कहते, चाचा जी इन बच्चों के बीच बच्चे बनकर रहते, एक गुलाब ही सब पुष्पों में इनको लगता प्यारा, भारत माँ का लाल ये सबसे ही था न्यारा, सारे जगत को पाठ पढ़ाया शांति और अमन का, भारत माँ का मान बढ़ाया था ये ऐसा लाल चमन का। तो बहुत सुंदर पंक्तियां इन्होंने हमारे साथ साझा की है। अच्छा बुआ, बचपन की कुछ कविताएं नहीं याद आ रही हैं? अरे याद तो हमेशा याद आती हैं। और सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान पर लाई छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। तो बहुत सबक वाली हम लोग की जो होती थी कविताएं वो होती थी, जैसे उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। ये तो अभी भी कहना पड़ता है कभी कभी। और यदि होता किन्नर नरेश में, वो भी थे। आसमान में रहता, सोने का सिंहासन चढ़ता, सिर पर मुकुट चमकता। ये बुआ कठिन कविता थी, याद बहुत नहीं कठिन होती थी, लेकिन हाँ लगता था कि हम भी राजा बन गए हैं। पढ़ने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जोड़ लेते थे अपने आप को। तो वैसे ऐसा है कि केवल हम ही लोग नहीं पहुंच जाते, हमारे साथी भी लिखकर बैठे हुए हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी भी तुझको देखा नहीं करती हूँ। तो कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो क्या माँ की भी परेशानी क्या थी, और कितना अच्छा लगता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि चांद के लिए झिंगोला सिलवाने के लिए माँ तैयार ही बैठी हुई है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ही चित्रण होते थे जो हम लोग कविताएं सुनते थे। और कौन सी तुम सभा वाली बात बता रही थी? एक बार की बात सभी चूहों ने मिलकर एक सभा की परेशान बिल्ली से होकर लगे पूछने कैसे उससे जान बचाएं, घूमे हो निश्चिंत और आनंद मनाएं,
एक एक कर आए तो प्रस्ताव बहुत से, किंतु न उनमें से कोई भी पास हो सके। जी। नौजवान चूहे ने उठकर कहा अंत में, बड़े जोश में आकर भर नूतन उमंग में, घंटी एक गले बिल्ली के बांधी जाए, जिससे बिल्ली ज्यों ही निकट हमारे आए, हम सुनकर उसकी पदचाप सजग हो जाएं, भाग छिपे जा बिल में अपने प्राण बचाएं। लंबी सी कविता है और हाँ। इसमें बाद में यह है कि एक बूढ़े चूहे ने कहा कि कौन गले में बांधेगा घंटी बिल्ली के। और ये जो है कविता की जो ये लाइन है, ये कहावत बन गई है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो ये बात अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी शुरुआत कौन करेगा। ये बात तभी पूछी जाती थी जब रसोई से या जो भंडार घर होता था उसमें से अचार चुराने, या कभी कभी ऐसा होता था ना बुआ कि अमावट बहुत सारा रखा रहता था, जो आम का बना होता है पापड़, वो खूब सारा रखा रहता था, तो उसको चुराया जाए, कैसे चुराया जाए, वो भी बात थी। और उसके संग संग कभी जब सर्कस लगा हो, उसके बाद थोड़े बड़े हुए सिनेमा देखने जाना हो, तो भाई बाबा से कहना है, ताऊ बड़े पिताजी से कहना है, या बाबूजी से कहना है, अम्मा से कहना है, तब कौन कहेगा। तो यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये काम कौन करेगा। तो थोड़े मुश्किल काम के लिए ये कहावत भी बन गई। तो कुछ ऐसा ही बचपन मजेदार प्यारा सा होता है। बुआ की कविता किसी ने भेजी है, बच्चे, उन्होंने शुरू में लिखा है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे कच्ची मिट्टी के उस घड़े की तरह होते हैं जिसे जिस रूप में ढालना चाहो ढल जाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। क्या बात। बारिश में कागज की नाव थी, न कोई गम था न कोई डर था, बस खेल खिलौनों की का फिक्र था। बचपन का हर पल होता है अनूठा, बचपन का हर मौसम सुहाना। बाल दिवस के दिन बड़े भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खूब मस्ती करते हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं भैया वो कर लें, अभी भी बचा है समय और काफी अभी दिन। और अकेले अकेले ना करें बुआ, हम लोग के संग करें। हाँ, हमें भी बताएं ना, हम भी तो थोड़ा हंस लें। हाँ, हम भी हंस लेंगे। और वैसे ये जो गाना है ना, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, तो डब्लू बबलू नाम तो किसी भी उम्र में हो सकता है, 100 साल की उम्र हो तो भी हो सकता है। हाँ। केवल बच्चों का ही क्यों, बचपन में रखा जाता है और फिर बड़े होने तक यही चलता है बच्चा तो सही बात है। बच्चा तो सबसे सामान्य सा नाम है, बच्चे से आदमी बड़ा हो जाता है, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो बच्चा का बच्चा ही रह जाता है। बड़ों के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहेगा। नहीं, लेकिन नाम जो रहता है बच्चा ही रह जाता है। लेकिन हम गीत सुनते हैं पहले, हैं। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो, और आकाश गीला गीला हो। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो, और आकाश गीला गीला हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर झुका झुका होगा, छुपा 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 होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर झुका झुका होगा, छुपा 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 होगा। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो कभी बरसाते हो। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो कभी बरसाते हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई कोई फिसल रहा होगा, कोई कोई संभल रहा होगा, कोई कोई मचल रहा होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई कोई फिसल रहा होगा, कोई कोई संभल रहा होगा, कोई कोई मचल रहा होगा। हो फिर जो दुनिया सोती हो, और तारों भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो। क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो,
अब तुम परेशान हो गई। क्या अब पता नहीं किस बात से परेशान हो, इतना भाई, परेशान बुआ, तो परेशानी तो बचपन जैसे ही जाता है ना, हाँ। परेशानियां बिल्कुल आ ही जाती। अरे यही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारा बचपन जा कहाँ रहा हो, कहाँ जा रहा है ये? जहाँ से जा रहा है वहां से पकड़ के ले आओ। देखो जैसे पहले हम लोग गुब्बारा फट जाता था तो कैसे उसकी फुल्की बना लेते थे। अरे हम लोग तो बिल्कुल हाँ, तो एकदम अभी भी बनाओ ना भाई। जबरदस्त के इंजीनियर थे। मतलब आजकल के बच्चे कितने महंगे अरे महंगे वो खिलौने ले खेलते हैं। छोटे से छोटी बनाते थे, और उससे ज्यादा मजेदार तो ये होता था कि दूसरे के सिर पर जब उसको फोड़ा जाता था, हाँ, और ज्यादा बाल हो गया, जिसके सिर पर मतलब घना बाल रहता था उसके सिर पर नहीं फूटती थी, तो बड़ा गुस्सा भी आता था, और उसको घुमा घुमा के और टाइट करते थे। जितनी टाइट रहती थी तो जल्दी फूटती थी, और सिर पर अगर बाल कम है किसी के तो ज्यादा मजा आता था। तो भाई इस तरीके की जो क्या कहना चाहिए, शैतानी तो नहीं कह सकते, हाँ खेल किसी ने किया है कि नहीं किया ये बता दे। और जैसे तुमने कहा ना, तो बचपन में हम लोग यही सब करते थे, भाग भाग के, मतलब छत वत पर तो धूप भी हो ना तो नंगे पांव दौड़ने में कभी पैर जला वाला नहीं हम लोगों का। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल एकदम जैसे सब लोहा कुछ था। लाट टाइप के बच्चे अरे थे। तो भाई हाँ, पड़ोस की छत पर से जाके नीचे उतर के फिर जाके आइसक्रीम खाना, या गोरस खाया जाता था। तब तो ये आइसक्रीम नहीं होती थी, बर्फ वाली जो होती थी लकड़ी में लगी हुई, वो वाली गोरस खाई जाती थी भाग भाग के। और बाबा लोग बुलाते थे कि बैठक में आके सो जाओ, तो मन तो लगता नहीं था। हम लोग ऐसे छत ताकते रहते थे कि कैसे इनकी नाक बजे हाँ, और धीरे भागे धीरे छत सरक ले। पे। हाँ, तो कुछ ऐसे ही दिन था। तो अच्छा बुआ, हाँ। जैसे मतलब किस किस तरह के खेल ढूंढ लिया करते थे कि अब कहीं हाँ। पत्तियां दिख रही, कनेर की पत्ती दिखी तो दो पत्तियां ली और उसकी पिट पिट बना ली, और पिट पिट बना ली, और भी बहुत जाके तरीके चौंका के। दिया किसी को जाके दौड़ के। और एक मधुमालती का जैसे पत्ता होता है, उसका लिया पत्ता और हाथ में ऐसे गोला बनाया, जैसे कि किसी लकड़ी को आपको पकड़ना हो, वैसा बेटन पकड़ना हो, पकड़ा और उसके ऊपर ऐसे रखा और पट्ट से हाथ से दूसरे हाथ से मारी और तेज आवाज आती है उससे। कितनी मजेदार बहुत आवाज होती है। मजेदार, अलग, अच्छा, अच्छी अच्छी आवाज किसकी अच्छी निकल रही है, ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती थी। और वो जो मटर का हम लोग जब दाना निकाल लेते हैं तो छिलका जो होता है, वो जब उसको बीच में से अलग कर लिया जाता है, लंबवत, मतलब दोनों फलियों वाला जो है वो अलग अलग हो जाए, और सब नीचे पकड़ के, और फिर उसके बाद दोनों उंगलियों से सट्ट से उठाते थे और तेज से बोलता था। आवाज तो कैसी कुछ, मजेदार हाँ, निकलती कितने थी। मुफ्त के खिलौने थे। मुफ्त हो, के क्या खिलौने, बात है। कबाड़ से खिलौने बन जाते थे, कबाड़ और से कबाड़। ऐसे अनमोल खिलौने बनते थे कि बस। और वो साड़ी दुपट्टा चादर लेके घर घर बन जाता था। अरे वो तो क्या दिन थे, मतलब लेकिन जब बन जाता था तो इतना थक जाते थे हम लोग कि फिर सो जाते थे उसी घर में। हाँ, फिर उसमें व्यवस्था बाकी नहीं जुगाड़ कर पाते थे। लेकिन उस आधे अधूरे घर के भी अपने ही मजे हाँ, होते थे। तो कितनी रचनात्मकता थी उसमें, कितना कल्पनाशीलता थी कि कहाँ कहाँ से बांधेंगे, कैसे कैसे करेंगे, जुगाड़ लगाया जाता था, कैसे कैसे उसको किया जाता था। किसी को ये रहता था कि अरे घर से निकलने के लिए दरवाजा जरूर है, भले दीवार न रहे, छत न रहे, लेकिन दरवाजा जरूर लगा हाँ, रहे। किधर से निकलेंगे। हाँ। और ठक ठक भी उस पर की जाती थी। ठक ठक भी की जाती थी। आइए आप आइए, चाय पी लीजिए। और चाय वाय तो क्या बनती थी, बहुत मजेदार। लेकिन फिर से हम इंतजार करते हैं कि आ बचपन आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृतिक विश्रांति, वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। आहा, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, क्या बात। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वो माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजिल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। तो भाई सभी का बचपन फिर से लौट आए, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
चलाता, गुड़िया मोटर रेस तो कोई लट फिर की लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बन के नौकर, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन, माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धनाधन, बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया तो कहती ही कहती, बल्कि हम अपने आप से बड़े शान में रहते थे कि आज बाल दिवस, आज हमारा दिन है। तो आज तो सभी का दिन है फिर कह सकते हैं, और है भी, बिल्कुल खुश रहिए इसी बात में। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। आज और भी बड़ा खास दिन है, विश्व मधुमेह दिवस है, वहीं सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना लिया जाए। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना लेते हैं। ये पहले समझना होगा बुआ कि सांस्कृतिक संपदा क्या चीज होती है। लो यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो ना समझ में आई ये क्या है। जैसे कि जो मूर्तियां हैं, हाँ। शिल्प हैं, ये सब। इसके अलावा सांस्कृतिक संपदा वो भी होती है जो अमूर्त संपदा भी होती है संस्कृति की, जैसे कि कोई कला है या कोई गायन शैली है, कोई आवाज है, कोई लोक गायक है, लोक कुछ कलाओं के बारे में जैसे हम लोग बताते रहते हैं। हाँ, वो भी होती है सांस्कृतिक संपदा। मतलब लेकिन ये जो होती है मूर्तियां और शिल्प, मूर्त रूप में, अच्छा। इनकी बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दिवस की बात है, तो मतलब इसमें लेकिन शिल्प भी आ गया, कलाएं भी आ गई, या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, है ना, तो ये भी इसी में आ गए। तो भाई किसी भी देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूरा इसमें इतिहास संजोया जाता है। और ये सांस्कृतिक संपदा इसीलिए कहते हैं कि इससे बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मिलती है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल।
और जब ये रहती है पास में तो पता लगता है कि उस काल में समाज कैसा था, या हमारी प्रगति की, हमारी उन्नति की क्या दशा और दिशा रही है, बिल्कुल। क्या हमारी चाल रही है, क्या खाते पीते थे, किस तरह से रहते थे। कभी कभी सिक्कों आदि पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं ना। मिलती हैं। तो इस तरह की बातें संजोना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा है कि जो सांस्कृतिक संपदा है तो वो एक ऐसा खजाना है जिसपे जो नजर होती है ना चुराने वालों की, हाँ। बड़ी तेजी से गड़ी रहती है। क्योंकि किसी किसी की संस्कृति जो है वो बहुत बहुमूल्य है। जैसे कि हमारे हमारे देश की बिल्कुल सही बात है, ये तो फक्र की बात है। तो इसीलिए पूरे विश्व में इस तरीके की चीजों को संभाला जाए, संजोया जाए, ताकि उनकी अपनी पहचान बनी रहे। तो 2019 में यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में इसे अपनाया गया और घोषित किया गया। और एक किससे संधि हुई, संधि में सांस्कृतिक संपदा की चोरी या लूट की रोकथाम और उसकी बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। और इसके अलावा जो दंड है उसको भी सुनिश्चित निर्धारित किया किया गया गया। कि क्या दंड दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस भारत में भी हुए हैं जहां मूर्तियां और शिल्प चोरी हुई हैं, लेकिन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेकर कुछ मूर्तियां आए हैं हाँ, वापस। कुछ अनमोल रत्न भी। हाँ, लेकिन अभी हम लोग समय का ध्यान रखें और हम, क्योंकि वो भी अनमोल रत्न है। एक ब्रेक के बाद जी। छोटा सा ब्रेक था, पूरा हो गया। तो हाजिर हो गए हम। तो बचाना है ना बिल्कुल अपनी मूर्तियों को, शिल्प को। तो यहाँ पर बहुत ऐसे हुए हैं, लेकिन फिर अब हम कोशिश कर रहे हैं। देश वैसे हमेशा प्रयासरत रहता है कि किस तरह से अपनी संपदा को वापस लाया जाए। तो साक्षी के तौर पर होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। तो जैसे तुमने पहले ही कहा कि तस्करों के लिए तो बहुत खजाना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी जो कहना चाहिए कि जरूरत बहुत है, डिमांड बहुत है, और इसी हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। तो लोग तो सोचिए ना बुआ, जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ और रत्न लौटे हैं तो उनमें से कुछ 11वीं सदी के हैं, कुछ उससे भी पहले के हैं। तो मतलब इतनी पुरानी जो चीजें हैं तो उनका कितना महत्व होगा, कितना महत्व होगा। और है तो हमारी ही है। बिल्कुल है ना। तो जितनी भी हैं, अपनी सब चीज बहुमूल्य होती है। तो जरूरत है कि सबके सहयोग की जरूरत है, सहभागिता का एक तरीके से ये काम है। तो सबको मिलजुल कर इसका प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी आपको लगता है इस तरीके से कुछ हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें और सही जगह पे उसकी सूचना दें। हाँ, और जो आपके इलाके में अगर कुछ ऐसी है सांस्कृतिक संपदा जैसा महत्व रखने वाली कोई मूर्ति या शिल्प है तो उसकी पूरी खबरदारी रखिए और सुरक्षा करने की कोशिश कीजिए। बल्कि हो सके तो संबंधित अधिकारियों को भी उसकी खबर दीजिए, जिससे उसकी ठीक से देखभाल हो सके और सुरक्षा की जा सके। और यहीं राजुल बिटिया एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखो, अभी अचानक से लगा कि जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, तब उससे जुड़ेंगे, तो बच्चों में भी उसके प्रति बहुत सजगता आएगी और एक मोहब्बत सी होनी चाहिए। और संग्रहालय आमतौर पर हम देखने नहीं जाते हैं, तो वहाँ देखने जाएं, बच्चों को परिचित कराएं अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से, अपनी संपदा से। तब ये चीजों को की सुरक्षा हम और अच्छी तरह से कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक हमें जुड़ाव ही नहीं होगा तो हमें लगेगा कि ये तो ऐसे ही एक पत्थर की मूर्ति है, कुछ है। और ऐसा भी होता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं से वो खंडित हो जाती हैं, तब तो और ही उनके लिए बेकार हो जाती हैं। तो ज्यादातर बुआ यही कहा जाता है, बड़े लोगों को यही कहते सुना गया कि अरे वो क्या उसमें सिक्के विक्के क्या देखने जाओगे वहाँ पे। बिल्कुल, अरे देखिए तो जाके मौर्य काल में कौन से सिक्के चल रहे थे, या काल है, बहुत सारे ऐसे काल हुए जिसको कि स्वर्ण युग कहा गया। क्यों कहा गया, किस तरीके की, अच्छा अक्सर सिक्कों पर कुछ ऐसी चीजें बनी होती है, पशु पक्षी बने होते हैं, कभी धान आदि बना होता है, तो उससे संपदा पता चलती है कि क्या ज्यादा प्रचलित था, किस तरीके की चीजें थी। कपड़े आदि भी होते हैं तो उनसे भी पता चलता है, मूर्तियों के शिल्प से
पता लगता है कितनी उन्नत कला थी, है ना? बिल्कुल। तो भाई इन सब बातों के बारे में तो जानकारी। संग्रहालय भी मतलब जाए, ऐसा नहीं कि केवल समुद्र में घूमे और पहाड़ों पर चढ़े और चले आए और कुछ बस दर्शन कर लिया। तो भाई एक तरीके से इसको भी आप मंदिर समझिए, मंदिर की तरह पूजिए इन चीजों को और घूमिए, छिपी देखिए। हुई खूबसूरती है ये। बिल्कुल तो खूबसूरती हम है। एक दूसरी खूबसूरती की तरफ चले। चित्रलेखा नहीं, कि गीत? गाना। गाना। आज तो ये गाने में ही एकदम खुश है, लट्टू हैं। चलो मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरा जिया लहराया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, आज खूब झूमूंगी मैं, कोई नहीं रोके, कोई नहीं रोके। अनहोनी बात देखो रही आज होके, रही आज होके। एक दूर के रहने वाले ले लो, एक दूर के रहने वाले ले लो, मुझको आज अपनाया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरी जिंदगानी कर दी जिसने सुहानी, जिसने सुहानी। मेरी सभा में वो बैठे, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लो बात मेरी बन गई सुनो जी, लो बात मेरी बन गई सुनो जी। मैंने किसी को पाया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, अब तो यहाँ रोज होंगी प्यारी मुलाकातें, प्यारी मुलाकातें। किसी के संग होंगी मेरी मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। एक परदेसी ने सुनो अचानक, एक परदेसी ने सुनो अचानक, मुझ पे प्यार बरसाया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी। तो बुआ क्यों ना नाचे भाई, बताइए जरा। बचपन की बात हो रही हो, देखिए कितना मजेदार संदेश आया है। हाँ, बहुत प्यारा लिखा प्यारा। है कि बुआ जी कभी कभी वो चुटकी ज्यादा टाइट करते हुए हाथ में फूट जाती थी। बचपन में भेज दिया आपने तो। देखो ऐसा है ना कि ऐसे तो मतलब बचपन की बात जो कह रहे हो, एक तो ये कि हाथ में फूटने वाली बात, एक ने कहा कि हम भी खूब बनाते थे वाली चीज, और एक ने ये लिखा है कि बचपन में गली में शायद ही कोई घर ऐसा था जहां से मेरे नाम की शिकायत घर पर ना आई हो और जहां मेरे बड़े भाई की प्रशंसा ना होती हो। क्या बात। तो ये प्रतियोगिता अच्छी है वैसे, बहुत बढ़िया है। तो भाई बचपन में ऐसे ही आप उछल कूद करते रहें, लेकिन हम तो सुनवाएंगे आज चित्रलेखा, हमें भी इंतजार है और आप सबको भी इंतजार है। तो सुनते हैं चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा की लेखनी का हिंदी कथा जगत को दार्शनिक उपहार, चित्रलेखा। प्रेम और पिपासा के माध्यम से पाप और पुण्य की पहेली को सुलझाती कथा
चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने श्वेतांक को मानसिक उथल-पुथल में पाया था। यशोधरा को बीजगुप्त के प्रति आकर्षित होते देखकर उसका मन उद्विग्न हो उठा था और उसके विफल रूप ने यशोधरा को चिंतित कर दिया था। आइए आज पढ़ें इसके आगे। अरे श्वेतांक, क्या तुम अस्वस्थ हो? नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। मैं भी बहुत थका हूं। इस समय मैं शयन करूंगा। जिस समय भोजन तैयार हो जाए उस समय तुम मुझको जगा लेना। और श्वेतांक, तुम आर्य मृत्युंजय के साथ बैठो। वे ऐसा ना समझे कि हम लोग उनकी चिंता नहीं कर रहे। मृत्युंजय तथा यशोधरा के साथ बैठकर श्वेतांक बातें करता रहा। यशोधरा ने प्रातःकाल की प्रकृति के विषय की बातचीत सुनाई। मृत्युंजय बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हैं। हाँ पिताजी, मेरा भी ऐसा अनुमान है और आर्य बीजगुप्त से मैंने पूछा भी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे दुखी हैं, पर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कारण नहीं बताएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं यशोधरा जो गुप्त होती हैं। यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है कि वो भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा ना कहे। फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजगुप्त के दुख का कारण गुप्त नहीं है। ये उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था पिताजी। और शायद यह परिभाषा भी आर्य बीजगुप्त की ही है कि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का द्योतक है। नहीं, समर्थ के लिए इसमें दोष नहीं। जो व्यक्ति समाज को ठुकराकर जीवित रह सकता है उसके लिए यह सिद्धांत सर्वथा उचित है, पर संसार समर्थ नहीं है। अब मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वो व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूं। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? श्वेतांक, तुम्हारा यह विरोध अनुचित है और इसलिए उसको गुप्त रखना उचित होगा। नहीं, तुम्हारा यह विरोध उचित है आर्य श्वेतांक। श्वेतांक ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति मिश्रित प्रेम की एक आभा देखी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति से भलीभांति परिचित न थी, पर अनजाने में ही वो उसका प्रयोग करती थी और कुमारगिरी अपने को रोक न सका। कुमारगिरी की कुटी में कुमारगिरी और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर हटना चाहता था, पर वो सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाता था। इस पर उसे आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिरी के साथ उसी कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिरी ध्यान लगाकर बैठता था, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वो एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिरी ध्यानावस्थित न रह सकता था।
उसके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए चित्रलेखा को देख लेता था। दूसरे ही क्षण अवश्य वो अपनी आंखें फिर बंद कर लेता था। वो प्रयत्न करता था कि वो फिर से ध्यानावस्थित हो जाए, पर यह उसके लिए असंभव था। और चित्रलेखा, वो कुमारगिरी की कुटी में गई थी कुमारगिरी से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वो साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वो कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी। उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि 2 प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वे अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद किए, पर वे ध्यान मग्न न हो सके। चित्रलेखा ने जब देखा कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए, वो कुटी में आ गई और अपने आसन पर बैठ गई। चित्रलेखा के पैरों की आहट सुनते ही कुमारगिरी ने नेत्र खोल दिए। धीरे से उन्होंने चित्रलेखा को पुकारा। चित्रलेखा चौंक उठी। वो समझे हुए थी कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए हैं। तभी उसने सुना, देवी चित्रलेखा। हाँ, क्षमा करना गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपके ध्यानावस्थित होने के पहले ही चली आई। मैं चली जाती हूँ। जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। आज अभी समाधि न लगाऊंगा, तुमसे कुछ बातचीत करूंगा। चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? मैं समझी नहीं। तुम जब दीक्षा लेने आई थी, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था। और प्रेम के क्या अर्थ होते हैं? प्रेम के अर्थ होते हैं 2 आत्माओं के संबंध को स्थापित करना। तो इस परिभाषा के अनुसार प्रेम केवल 2 आत्माओं में ही हो सकता है। 2 मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। मनुष्य और ब्रह्म का प्रेम नहीं हो सकता। पर आपके मतानुसार आत्मा ब्रह्म का ही एक भाग है, इसलिए ब्रह्म से भी इस परिभाषा के अनुसार प्रेम हो सकता है। आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का आधार शून्य है, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वो विरागी है, गलत कहता है, क्योंकि उस समय वो ये कहना चाहता है कि उसका संसार के प्रति विराग है, पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके अनुराग का केंद्र है ब्रह्म। जीवन का कार्यक्रम रचनात्मक है, विनाशात्मक नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं। ब्रह्म से अनुराग अर्थात ब्रह्म से पृथक वस्तु की उपेक्षा अथवा उसके प्रति विराग। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो विरागी कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, वरन ईश्वर का अनुरागी है। यह बात अधिक महत्व की नहीं है। दूसरी बात महत्व की है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग, ये दोनों एक चीज है? देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूं। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूं। ब्रह्म को जानने के लिए आई हूं मैं। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा। ज्ञान तर्क की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है।
ये कुतर्क मुझ में क्यों उठ पड़ा, मैं स्वयं ही नहीं जानता। पर वास्तव में ये तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर पा नहीं लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज पठन के पूर्वार्ध में हमने पाया कि श्वेतांक यशोधरा के प्रेम के प्रति आश्वस्त हो रहा है और उत्तरार्ध में योगी कुमार गिरी चित्रलेखा के आकर्षण से स्वयं को बचाने की निर्बल चेष्टा करते हुए अशांत हो रहे हैं। आगे क्या होगा सो हम पढ़ेंगे 33वीं कड़ी में। आज की कड़ी में श्वेतांक बने अमरकांत, यशोधरा थी सुलक्षणा खत्री, बीजगुप्त कमल शर्मा, मृत्युंजय विनोद शर्मा, चित्रलेखा दिशी दुग्गल और योगी कुमार गिरी सुधीर पांडे, सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा की इस प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक। रेडियो पठन की ये परिकल्पना श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक रेणु बंसल का नमस्कार। देखो, बचपन हर गम से बेगाना होता है और वही हो रहा है कि बस समय कहाँ भागा जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। बस पकड़ रहे हैं उसको किसी तरीके से। अबे देखो, ऐसा है ना कि ऐसी सी बातें भी तो लिखकर भेज रहे हैं। हमारे साथी ने लिखा है कि ये जो हम लोग तस्करी की बात कर रहे हैं, तस्करी नहीं कर रहे हैं, हाँ। मूर्तियों और शिल्पों के बारे में जो बात कर रहे हैं, यही केस इन्होंने भी बताया कि इनके शहर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बहुत सारे पुरानी सूर्य भगवान की रथ में सवार वाली मूर्ति गायब हुई, चोरी हुई, मतलब बाकायदा। फिर अधिकारी ने उन्हें पकड़ा और बहुत कड़क स्वभाव के थे वो अधिकारी, तभी उन्होंने तत्काल सब कार्रवाई की और पकड़ लिया। तो अपराधियों को जब पकड़ा तो वही ये लिख रहे हैं कि राजुल बिटिया कि जब उनका तबादला हो गया उन अधिकारी का, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि इतनी सतर्क, सजग और कड़क थे कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और ये जो अवैध काम था उसको रोका। कितनी अच्छी बात है। इस तरह की बातें जो है बहुत मतलब आगे चल के बहुत फायदा करती हैं। आगे बच्चों को भी लगता है कि पापा क्यों बार बार इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या है। तो कुछ विषय ऐसे भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन खेल की बात जब आ गई तो अभी किस खिलाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं? तो नंगंगोम बाला देवी हैं जो कि 15 साल की उम्र में पहली बार भारत के लिए खेलने वाली खिलाड़ी हैं फुटबॉल की, और फॉरवर्ड खेलते उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल किए हैं। बताओ, 15 साल की उम्र में ही दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया अपने खेल से। बस क्या बात है। बाला ने 2010 के बाद से अब तक 58 मैच में 52 गोल किए हैं और वो दक्षिण एशियाई रीजन में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाली महिला फुटबॉलर है। अपने शानदार इंटरनेशनल करियर में बाला देवी ने भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की है। वो सिर्फ खेली थी। और खेल कुछ ऐसे भी मैचेस रहे हैं जिसमें वो सिर्फ खेली भी है, मतलब कप्तानी भी की है और सिर्फ खेल भी उन्होंने किया। एक खिलाड़ी के तौर पर भी हिस्सा लिया और कप्तान के तौर पर भी। जी, उनका जन्म मणिपुर में हुआ था, वहीं पर वो पली बढ़ी। मणिपुर में फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय है, तो उनके परिवार की भी खेलों में दिलचस्पी थी और अपने पिता को उन्होंने फुटबॉल खेलते देखा तो उन्हें भी लगा कि हम भी खेलें। तो फिर वहाँ से उन्होंने छोटी ही उम्र से खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, फुटबॉल के अलावा बुआ वो टेनिस और हैंडबॉल भी खेलती थी। तो ये तो भाई
और अच्छी बात है। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा फुटबॉल पसंद था, तो हर दिन पड़ोस के लड़कों के साथ खेला करती और उन्हें केवल खेलती नहीं थी, हराती थी बाकायदा। अब कितना खराब लगता हो रहा होगा उन लड़कों को ना, क्योंकि शुरू से तो आदत है, सोचते हैं कि लड़कियों को हराने का जिम्मा हम ही ने ले रखा है, तो भैया समझ जाओ अब। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, 11 साल की उम्र में बाला देवी स्थानीय फुटबॉल क्लब से जुड़ गई थी और जिला स्तर पर मैच खेलने उन्होंने शुरू कर दिए थे। और 2002 में उन्होंने बेम देवी के साथ खेला, जिनको कि वो अपनी प्रेरणा मानती थी। फिर 2005 में उन्होंने अंडर 17 टीम के लिए उनको चुना गया, तब वो 15 साल की थी, जैसा कि हमने बताया था अभी। और उन्होंने भारत की महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मणिपुर सीनियर महिला फुटबॉल टीम का भी प्रतिनिधित्व किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें मणिपुर पुलिस में 2010 में नौकरी भी दी गई। और उन्होंने इंडियन वुमेन्स लीग में 3 अलग-अलग क्लबों का प्रतिनिधित्व किया है और इसमें मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब के 2 सीजन भी शामिल हैं। और घरेलू फुटबॉल की बात करें तो उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, 120 घरेलू मैचों में 100 से ज्यादा गोल किए हैं और इंडियन वीमेंस लीग में वो टॉप स्कोरर कही जाती रही क्या बात है। और 2015 और 2016 में उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा था। तो नगंगोम बाला देवी की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब विदेशी क्लब के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं। तो यूरोप में एक विदेशी क्लब है जिसके साथ उन्होंने एक, कहते हैं ना, प्रोफेशनल खेल के लिए उन्होंने पेशेवर अनुबंध किया। तो क्या उपलब्धि होगी, तो क्या ये तो खेल होगा, क्या उनका खेल होगा और इतनी उपलब्धियां, इसीलिए तो वर्ल्ड फेमस हैं वो। हम एक गाना सुन लें, बस फिर ललचाई है। चलो चलो, आज तो तुम्हारे मन का। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। अच्छे नहीं ये इशारे, पेड़ों तले छुप छुपा के, आओ न दो बातें कर लो, नजरों से नजरें मिला के। दिन है प्यार के मौज बहार के, दिन है प्यार के मौज बहार के। देखो भोले भाले जी को तरसाना है बुरा। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। दिल आ गया है तो प्यारे, बदनाम होने का डर क्या। इश्क और वफा की गली में दुनिया के गम का गुजर क्या। दिन है प्यार के मौज बहार के, दिन है प्यार के मौज बहार के। देखो भोले भाले जी को तरसाना है बुरा। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। तो भाई चोरी तो बुरी होती है लेकिन रोक नहीं सकती, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो चोरी चोरी आती हैं और पता भी नहीं चलता बहुत दिनों जैसे कि तक। मधुमेह। जी हाँ। अच्छा, बड़ा खुश करने के लिए लोग कहते हैं सब राजसी बीमारी है, पता है। लेकिन भाई ये गलत बात है, क्योंकि बीमारी तो बीमारी होती है। बीमारी तो बीमारी एक तरीके का, ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है और ये भी लिखा है कि मधुमेह दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1991 से हुई और इसकी जो है खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मधुमेह की बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की पहल की गई ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसके प्रति जागरूक किया जा सके और केवल जागरूकता ही इसकी बीमारी
जो है उसकी गंभीर परिणाम से बचा सकती है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन को फेडरिक बेटिंग का जन्म हुआ था और ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने चार्ल्स बेट के साथ मिलकर 1992 में इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। और इस बार की जो थीम है वो हमारे एक साथी ने लिखा है कि एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, ये रखी गई है। और बुआ आप देखिए ना, समय जो है वो बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो बस ऐसा करिए कि आपकी भी मधुमेह जो भाग जाए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।